ओके रेडी, स्टार्ट करो थर्मोडायनामिक्स। देखो थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग होता है, सबसे पहले थर्मो का मीनिंग क्या हो रहा है, हीट। ओके डायनामिक का मीनिंग होता है, पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायनामिक? डायनामिक मीन्स मोशन में है, तो इसमें थर्मोडायनामिक में हीट का मोशंस का क्या मीनिंग होता है? एक्चुअली हीट का मोशंस उधर ये समझ में आ रहा है जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स एक जगह से और एक जगह में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स वर्क हो रहा है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, अदरवाइज सिस्टम टू सराउंडिंग, that is one system to another system. Okay, so what is that called the systems and surrounding? This is the main topic of the chapter. Okay, first है system and और एक क्या है, surrounding है। देखो सिस्टम और सराउंडिंग का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूं, अगर ये पेन अगर मेरा थर्मोडायनामिक्स का पार्ट में आ रहा है, मीन्स इसको लेके अगर हम लोग ने कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो, इसका हीट, इसका वर्क, इसका एंथैल्पी, इसका एंट्रोपी, एनीथिंग, तो ये सिस्टम हो जाएगा। क्लियर? और एक्सेप्ट दिस थिंग, बाकी होल यूनिवर्स क्या होगा, सराउंडिंग हो जाएगा। क्लियर? होल यूनिवर्स शुड बी सराउंडिंग। क्लियर? तो सिस्टम्स एंड सराउंडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? सिस्टम इज द थिंग व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन and surrounding is the accept this system, all in the universe are surrounding. Clear? तो ये जो yes, हाँ लिखा दूंगा, लिख लो, सिस्टम लिख लो। what is system? A specified part of the universe, which is under observation called system. लिखा? हाँ, which is under observation called system. And then आएगा surrounding. The remaining portion of the universe which is not a part of system, is called the surrounding. Clear? System means substance जो ऑब्जर्वेशन में है, जिसको लेके हम कोई भी मीन्स उसका ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसका हीट, उसका टेम्परेचर, कुछ भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसको हम सिस्टम बताऊंगा। इसको छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है ऑल आर एज ए पार्ट ऑफ सराउंडिंग। क्लियर? ये सिंपल चीज़ें हम सबको पता है, समझ में आ रहा है। ओके, अभी जो सिस्टम का टाइप लिखो, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम देखो, सी सिस्टम्स बेसिकली 3 टाइप का है। एक है ओपन सिस्टम, देन है क्लोज सिस्टम, और एक है आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, ये जो वर्ड है उससे हमको समझ में आ रहा है। ओपन सिस्टम का मीनिंग क्या है? वो एक सिस्टम है जो ओपन है। अभी ओपन का होता क्या है? ओपन का मीनिंग होता है आपके पास एक गिलास वाटर है, पकड़ लो, आपके पास एक गिलास गर्म पानी है। ओके, कितना है? पकड़ लो, ये आपके पास 100 ml है, 100 ml आपके पास वाटर है। ओके, अभी मैं उसको ऐसे ही एनवायरमेंट में छोड़ दिया, तो मेरा सिस्टम कौन है? सिस्टम मेरा 1 ग्लास ऑफ वाटर, एंड सराउंडिंग कौन है? होल यूनिवर्स। नॉट ओनली माई रूम, जिस रूम में मैंने रखा वो रूम होगा ऐसा नहीं है, ये पूरा यूनिवर्स मेरा। ये जो रूम है वो भी सराउंडिंग का पार्ट ही आ रहा है, बट होल यूनिवर्स इज अ सराउंडिंग। ओके, तो आई हैव अ 1 ग्लास ऑफ वाटर बट हॉट वाटर। सी इफ़ यू अगर जो हॉट वाटर है, अगर उसको कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ दोगे आप, ये हॉट रह जाएगा और रूम टेम्परेचर में आना स्टार्ट करेगा, दैट इज द एनर्जी। जो एनर्जी है उसने लूज कर रहा है, और एनर्जी कहाँ जा रहा है? सराउंडिंग में जा रहा है। दैट इज सिस्टम टू एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है।
दैट इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमको थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा हूँ, जो एनर्जी है, जो थर्मो मीन्स हीट जो है वो चेंज हो रहा है, तो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। हम बोल सकता हूँ क्या, जो एनर्जी है किसका, जो हमारा ग्लास ऑफ वाटर है, हॉट वाटर है, उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। अभी ऐसा भी तो हो सकता है, अगर मैंने उसको एक बोतल में डाल के रख दिया, हॉट वाटर को प्लास्टिक के बोतल में डाल के रख दिया, क्या उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा क्या? होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, एक ओपन एक क्लोज्ड है। अभी ओपन का मीनिंग क्या होता है, अगर आप एक ग्लास वाटर को नॉर्मल टेम्परेचर में रख दोगे, हॉट वाटर को अगर ओपन कंडीशन में है, उसका अगर अपने 100 ml वाटर को अगर रखोगे 1 घंटे के बाद, वो 100 ml रहेगा? अगर हॉट वाटर है वो 100 ml रहेगा? नो, बिकॉज सम पोर्शंस आर इवेपोरेटेड। यस और नो? दैट इज ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी एज वेल एज मैटर, जो वाटर है ना इवेपोरेट होकर कहाँ चला गया? एनवायरमेंट पे। दैट इज एनर्जी एज वेल एज मैटर बोथ आर एक्सचेंज विद सराउंडिंग। दोनों ट्रांसफर हो रहा है, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सराउंडिंग के साथ। दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम मीन्स कौन सा सिस्टम है, जिसमें अगर ग्लास ऑफ वाटर है, बट ग्लास वाटर का अगर बोतल ऑफ वाटर कंसिडर करता हूं, अगर बोतल का कॉर्क लगा हुआ है, क्लोज्ड बोतल है, उसमें से जो क्वांटिटी ऑफ द वाटर कैन नॉट बी चेंज because it is closed, it cannot be evaporated, whereas the temperatures of the bottle, that is water in the bottle, no doubt it decreases and it came back to the room temperature. Okay, so we can tell that in this case the only heat can exchange with surrounding but not the matter. That is called closed system. Okay, open and close, understand? And another is the isolated system. What is the meaning of isolations? ये हम लोगों को, ये वर्ड हम लोगों को बहुत पता है, कोरोना ने हम लोगों को सिखा के गया। ये सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटर? आइसोलेटर मीन्स किसी से अलग कर दो। ओके, तो आइसोलेटर का मीनिंग होता है, जैसे हम लोग घर पे यूज़ करते हो ना, हॉट वाटर बोतल, थर्मोफ्लास्क यूज़ करते हो। थर्मोफ्लास्क को देखो, बाहर का टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन अंदर का जो वाटर है ना, उसका टेम्परेचर 60/70 जो भी था लिया था हम लोग ने, उतना ही मेंटेन हो रहा है। ये सुनो, लेकिन कुछ टाइम का ठंडा हो जाता है, बट जब हम लोग ने लिया था उसको तो मेंटेन हो रहा है ना, हो सकता है 24 आवर तो मेंटेन हो रहा है, इसका थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग उसको थर्मोफ्लास्क क्यों बोलता हूँ, वाई? बिकॉज उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वही होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। दैट इज सराउंडिंग के साथ सिस्टम का नाइदर हीट, नाइदर एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी, नॉर मैटर, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। अगर कोई भी चेंज नहीं होता है तो उसको हम बताऊंगा आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया? ये वर्ड से समझ में, नाम से समझ में आ रहा है। आइसोलेटेड मीन्स जो आइसोलेटेड है, जो सराउंडिंग के साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं है। ओपन क्या है, जिसमें दोनों एक्सचेंज हो रहा है। क्लोज क्या है, जिसमें ओनली हीट एक्सचेंज हो रहा है। और आइसोलेटेड में दोनों में से कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हो गया? ओके, राइट। एक लाइन लिख लो बस। ओपन सिस्टम, ए सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज, ए सिस्टम which can exchange matter as well as energy, exchange matter as well as energy with surrounding, is called an open system, is called an open system. Next, closed के लिए लिखो, a system which can exchange energy, a system which can exchange energy but not matter, with its surrounding, is called closed system. And next लिखो, a system which can neither exchange matter nor energy with the surrounding is called isolated system.
ओके क्लियर। अभी हम चला जाऊंगा इसका कुछ प्रॉपर्टीज पे। देखो जो फर्स्ट पार्ट आप जो हम लोग कर रहा हूँ, इसमें जो भी टॉपिक आ रहा है ये बस ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन से ये इन्फॉर्म को पता होना चाहिए। ओके देन मेन जो चैप्टर का जो मेन टॉपिक आएगा ना, ये हम लोगों को नेक्स्ट में मिलेगा, धीरे धीरे बाद मिलते रहेगा। लेकिन जो अभी जो बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग का मेन पार्ट पढ़ना है ना, उसकी जगह में ये जरूरत पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। तो अभी हम कुछ सीखूंगा एक प्रॉपर्टी से, उसका नाम होता है राइट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ओके व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक? देखो मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो से हमको वर्ड से पता चल रहा है। मैक्रो का मीनिंग क्या होता है? बड़ा है। माइक्रो स्मॉल होता है, इसके लिए माइक्रोस्कोप होता है। ओके मैक्रो बड़ा होता है। ओके दैट इज थर्मोडायनामिक्स में ऐसा जो भी प्रॉपर्टीज है जो उसका बल्कनेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में बोल सकता हूँ। जो मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, कितना भारी है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका बोलता हूँ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्लियर। और ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना, ये दो टाइप का है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लिए एक लाइन लिख लो। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम which arises from the bulk behavior of matter, arises from the bulk behavior of matter are called macroscopic properties, are called macroscopic properties। लिखा? are called macroscopic properties, behavior of matters, bulk behavior of matters are called macroscopic properties। See अभी जो macroscopic properties है, these are two types, right? फर्स्ट लिखो intensive, intensive property, and another is extensive properties। सी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं। अगर आपके पास वाटर है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा ये बताओ तो, अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है और आपके पास 1000 लीटर वाटर है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज होगा? 1 लीटर वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 ही है, 1000 लीटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 ही होगा। चेंज तो नहीं होगा ना। दैट इज ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिपेंड कर रहा है क्या क्वांटिटी के ऊपर? नहीं कर रहा है। तो जो जो प्रॉपर्टीज क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट। इधर से अलग नहीं, इन से इंडिपेंडेंट आया। जो इंडिपेंडेंट है उसको हम बोलूँगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दैट इज द बिहेवियर और द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस विच इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जो वॉल्यूम के ऊपर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसका हम क्या बताऊंगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला आएगा आपका डेंसिटी। एग्जांपल लिख लो। देखो तो डेंसिटी है, डेंसिटी अगर मेरे पास वाटर है, 1 लीटर वाटर है और 100 लीटर वाटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाटर का जो डेंसिटी हो वो हमेशा सेम रहेगा। ओके देन डेंसिटी, इसके बाद लिख सकते हो आप टेम्परेचर। अभी दिखाया टेम्परेचर के लिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है। देन प्रेशर, देन विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर एक्सेट्रा। ये सब क्या है? इंटेंसिव है।
अभी टेल मी, इसमें से जो जो मैंने टॉपिक बोला, जो जो एग्जांपल बोला, आपको सब पता है? यस और नो? कौन सा नहीं आता है? हीट, टेम्परेचर, प्रेशर तो आपको पता है, इसको छोड़ के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, सरफेस विस्कोसिटी, क्लियर है? पता है? ओके। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है? देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट कैपेसिटी, ये हम लोग कराऊंगा, इसमें हम लोग का पूरा टॉपिक है हीट कैपेसिटी, सीपीसीबी पूरा है। तो हीट कैपेसिटी का मीनिंग होता है, देखो अगर आपके पास एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को टेम्परेचर पकड़ लो 10 डिग्री है, इतना बड़ा एक सब्सटेंस है, और एक इतना बड़ा एक सब्सटेंस है, ये भी 10 डिग्री है, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस है। अभी मैं इसके टेम्परेचर को 11 डिग्री सेल्सियस करूंगा और इसके टेम्परेचर को 11 डिग्री सेल्सियस करूंगा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कराने के लिए हीट चाहिए नहीं चाहिए? हीट चाहिए। अभी हीट देने से क्या होगा? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वो टेल मी, जो बड़ा है उसके लिए बड़ा हीट, ज़्यादा हीट चाहिए, और जिसका जो छोटा है उसके लिए कम हीट जरूरत होगा। नो डाउट, सिंपल चीज़ है। दैट इज़, ये कौन सा प्रॉपर्टीज आना चाहिए था? एक्सटेंसिव। लेकिन हम लोगों ने कहाँ लिखा? इंटेंसिव में लिखा। अभी इंटेंसिव में हम लोगों ने क्या बोला? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला। जो आगे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये हीट कैपेसिटी है। कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए जितना हीट जरूरत पड़ता है वो हीट कैपेसिटी है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 ग्राम कोई सब्सटेंस का, 1 ग्राम क्वांटिटी है, डेफिनेट क्वांटिटी है। 1 ग्राम कोई सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री राइज करने के लिए कितना हीट चाहिए। समझ में आया? वो हमेशा फिक्स रहेगा। समझ में आया? कोई भी अलग अलग मैटर के लिए, जैसे अगर मीन्स डेफिनेट क्वांटिटी के लिए स्पेसिफिक हीट का मीनिंग होता है स्पेसिफाइड मीन्स सेम एक क्वांटिटी है, एक फिक्स। नो 1 ग्राम जो 1 ग्राम हीट नहीं है, वो नहीं है। ओके, दैट इज, जैसे 1 ग्राम वाटर के लिए अगर जितना चाहिए, 10 ग्राम वाटर के लिए कितना जरूरत पड़ेगा? उसका 10 टाइम जरूरत पड़ेगा। तो हीट कैपेसिटी जो आ रहा है वो सेम आ रहा है ना, क्योंकि 10 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी 10 टाइम्स था। लेकिन इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको बात कर रहा है जो डेफिनेट क्वांटिटी के लिए बोल रहा हूँ। तो डेफिनेट क्वांटिटी के लिए अगर होगा तो इसमें तो हीट का ज़्यादा कम जरूरत नहीं है ना, डेफिनेट क्वांटिटी है। 10 ग्राम के लिए हमेशा इतना जरूरत पड़ेगा, आज करो काल करो, उसके लिए सेम आएगा। वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल के लिए इंक्रीज करने के लिए, वो मोलर हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी का मीनिंग, हीट कैपेसिटी कैसे डिनोट करता है? सी से डिनोट करता है। सी इक्वल टू क्या होता है? Q/T। ओके, Q/T बाय Q बाई डेल्टा टी बोल सकता हूं। ओके, Q बाई डेल्टा टी। और ये अगर हीट कैपेसिटी, अगर हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C उसको W से डिनोट करता है, दैट इज Q/W इंटू डेल्टा टी। W का मीनिंग क्या होता है? क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ले रहा हूं। ओके, भाई इसको CS भी लिखता है, CS। और एक होता है आपका CM, ये होता है Q/, या हम आऊँगा नेक्स्ट में आऊँगा, Q/N डेल्टा टी। डेल्टा टी का मीनिंग होता है टेम्परेचर कितना चेंज कर रहा हूँ, Q होता है कितना हीट जरूरत है, और ये N होता है कितना मोल हम लोग ने लिया। इसमें भी सेम W क्या होता है? कितना क्वांटिटी हमने लिया। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, Q मीन्स कितना हीट आपका जरूरत होता है, उसको हम क्या बोलता हूँ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी है, ये हम बाद में आऊँगा। हीट कैपेसिटी करके हमारा पूरा टॉपिक है, ये करूँगा तब। ओके, क्लियर? दैट इज व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसको हम इंटेंसिव बता रहा हूँ। क्लियर? अभी नेक्स्ट आएगा कौन? एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव क्या होगा? नो डाउट इट इज डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। बोल तो एक एग्जांपल बोल तो, जो डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम, मास, वही मैंने बोल रहा हूँ, मास। ओके, वॉल्यूम, मास, इट इज डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंस इन द मैटर, ओके, और इन द सिस्टम। ओके, तो लिख लो, एक्सटेंसिव लिखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value depends upon the amount of substance present in the system, whose value depends upon the property of the system whose value depends upon the amount of substance present in the system are called extensive
properties depends upon the amount of the system, amount of substance present in the system, amount of substance present in the system. Example, mass डिपेंड नहीं करता है, ज़्यादा सब्सटेंस से मास ज़्यादा नहीं होगा, तो कौन सा नहीं करता है? मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एक्सेट्रा। ये हम धीरे धीरे सब सीखूंगा एक करके। हम सब टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है। मास आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, सरफेस एरिया आपको पता है। सरफेस एरिया जितना बड़ा सब्सटेंस होगा उतना सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, तो ये आपको पता है। अच्छा, लेकिन एक्चुअली सरफेस एरिया में हम लोग अगर डिवाइडेड फॉर्म में लेता हूँ ना, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है छोटा सब्सटेंस का। मीन्स एक्चुअली बड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा है, और बड़ा सब्सटेंस को अगर सेम क्वांटिटी है, आपके पास पकड़ लो इतना बड़ा कोई सब्सटेंस है। ओके, तो जैसे ये है, ये रिमोट है, इसका सरफेस देखो, ये पोर्शन पूरा सरफेस है। ओके, अभी उसको मैं छोटा पार्ट में डिवाइड कर लूँ, सरफेस ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सरफेस इंक्रीज हो रहा है ना, जितना तोड़ोगे उसमें एक सरफेस क्रिएट हो रहा है। तो बड़ा सब्सटेंस का सरफेस ज़्यादा है। ओके, लेकिन इसको डिवाइड अगर कर दूँ, सेम सब्सटेंस को डिवाइड फॉर्म में लेता हूँ, तो सरफेस और भी ज़्यादा हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर एक छोटा पार्टिकल के साथ बड़ा पार्टिकल कंपेयर करो तो बड़ा पार्टिकल ज़्यादा है। समझ में आया? तो उसके हिसाब से बोल रहा है। इसलिए कभी कभी किसी को लगता है सर छोटा पार्टिकल सरफेस ज़्यादा होता है, लेकिन वो डिवाइडेड फॉर्म में है, सेम क्वांटिटी का डिवाइडेड फॉर्म में अगर होता है तो ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री में है, 12 में जाकर आपको मिलेगा। लेकिन स्पेस ने भी हटा के रखा है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐड होगा क्या। ओके, अच्छा, तो ये है हमारा सम प्रॉपर्टीज, जिसमें क्या क्या था? 2 प्रॉपर्टीज था। नेक्स्ट आएगा लिखो इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन तो आता ही है, मिस नहीं होगा, आएगा ही आएगा। स्टेट फंक्शन, ये स्टेट आपको ये नहीं बोल रहा है त्रिपुरा है और यूपी है, उसके बारे में नहीं बोल रहा है। ओके, ये स्टेट और कुछ समझ में आया बोलेगा। देखो, स्टेट फंक्शन का मीनिंग होता है, देखो ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो डिपेंड करता है आप पहले कहाँ थे, अभी आप कहाँ पे हो, इस दोनों का ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स आप कैसे आए हो, जैसे आप आपका घर से मेरा घर में पढ़ने के लिए आए हो। ओके, आप कौन से रास्ते से आए हो डज नॉट मैटर, डिपेंड्स करता है। आप सुबह आपका घर थे, अभी आप मेरा घर पे हो। ओके, डिफरेंस क्या है? मेरा घर तो आपका घर का माइनस कर दो, डिस्टेंस पता चल जाएगा। नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्टेंस, नथिंग। ओके, इसमें डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम लोग ना काउंटिंग में जाऊँ, अगर फिजिक्स का थ्योरी लगा तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ओके, लेकिन उसमें ये बात नहीं है। जो देखो आपका पॉइंट ए इधर था, अभी आप इधर हो, आप ऐसे आए हो, ऐसे आए हो, ऐसे आए हो, ऐसे घूम के आए हो, डज नॉट मैटर। आप कैसे आए हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सॉरी, समझ में आया? कैसे आ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा आप थे पहले कहाँ, अभी कहाँ पे हो। इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है पाथ इंडिपेंडेंट मैनर। जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसको हम बताऊंगा स्टेट फंक्शन। एक चीज याद रखना, जितना चीज में डेल्टा आता है, डेल्टा टी, डेल्टा पी, जितना भी आपको डेल्टा दिखाई देगा ना, वो ईच एंड एवरी वन इज द स्टेट फंक्शन। डेल्टा आ रहा है उसका मीनिंग है स्टेट फंक्शन। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस है। तो डिफरेंस अगर हम लोग ढूंढना है तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल से होगा ऑलवेज। जैसे स्टेट अगर डेल्टा टी है तो डेल्टा टी क्या होगा? T2 माइनस T1 है। तो
टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हुआ पता नहीं चलेगा, सनलाइट से किया, आग लगा के किया, कैसे किया कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बस टेम्परेचर आगे कितना था, एक्स था, अभी कितना है, वाई है, वाई माइनस एक्स इज द चेंज, वो हमको ढूंढना है। दैट इज स्टेट फंक्शन इज द प्रॉपर्टीज और क्वांटिटी which is independent of the path. Okay, that is depends on the initial and final position of the system. पहले कहाँ थे अभी कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा पाथ से आया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। ओके, ऐसे इंटरनल एनर्जी चेंज आता है, यही करके हम सीखूंगा क्या क्या आता है। ओके, देन कुछ होता है पाथ फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। थोड़ा ध्यान देके पढ़ना, एग्जाम में क्या करता है ना, ये एमसीक्यू में डालता है कि बोल देता है which is not a path function, which is not a path function मीन्स आपको स्टेट फंक्शन पूछ रहा है, समझ में आया? which is not a path function, पाथ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, मीन्स रास्ता के ऊपर डिपेंड करता है, वे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन सा रास्ता से आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसका एग्जाम्पल हमको मिलेगा, वर्क है, हीट है, वो डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि हीट में डेल्टा क्यू नहीं आता है, वो ओनली क्यू इस हिसाब से लिखता हूँ। वर्क है, ये भी आपका कौन सा प्रॉपर्टीज में आएगा, आपका पाथ फंक्शन में आएगा। ओके, तो कौन सा पाथ फंक्शन है, कौन सा स्टेट फंक्शन से हमको थोड़ा याद रखना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस, एक शॉर्ट क्वेश्चन तो बनता है। ओके, आएगा ही आएगा, मिस नहीं। लिखो स्टेट फंक्शन। देखो, a state function is a property of the system. A state function is a property of the system whose value depends only upon the state of the system, that is initial and final state of the system depends only upon the state of system, that is initial and final state of the system, and is independent of the path. And is independent of the path called state function. Example: pressure, volume, temperature, internal energy, enthalpy, entropy, etc. और इसमें एक पॉइंट लिख लो, वर्क एंड हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, देयर आर पाथ फंक्शन। वर्क एंड हीट are not state function, they are path function. ओके, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, स्टेट फंक्शन पढ़ चुका हूं हम लोग ने। अभी हम लोगों को पढ़ना है, कुछ टर्म थोड़ा पता होना चाहिए, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, कुछ प्रोसेस है, सम प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। उस प्रोसेस में क्या क्या आएगा, सबसे पहला आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट इज आइसोथर्मल, कमा एडियाबैटिक, ADIABATIC, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, कमा एडियाबैटिक, कमा आइसोबारिक, ISOBARIC, आइसोबारिक, कमा आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक, कॉमा साइक्लिक, कॉमा रिवर्सिबल, REVERSIBLE, रिवर्सिबल, एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल।
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, IRRE, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म को पता होना चाहिए। अच्छा देखो सबसे पहले आपको कौन सा आ रहा है, आइसोथर्मल। देखा आइसो का मीनिंग होता है सेम, थर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर व हीट। तो अभी आप इस आइसोथर्मल वर्ड्स आपको क्या समझ में आ रहा है, सेम टेम्परेचर रह गया, मीन्स सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। ओके, मीन्स सिस्टम का टेम्परेचर आगे अगर T1 था, T1 इक्वल टू अगर 10 है, 10 मिनट के बाद टेम्परेचर T2 इक्वल टू 10 ही रह गया। समझ में आया? अभी बताओ तो अगर हीट देने से तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो ऐसा क्यों हो सकता है, जो आइसोथर्मल सिस्टम है, मीन्स आइसोथर्मल का मीनिंग टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, लेकिन सिस्टम के अंदर हीट, सिस्टम में हम लोग बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट देने के बाद भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है कोई प्रोसेस में? मैंने बाहर से हीट दे रहा हूँ, वाटर को गर्म कर रहा हूँ, गर्म करने से क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मेरा क्वेश्चन से ऐसा पॉसिबल है, मैं बाहर से हीट दे रहा हूँ लेकिन वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, कब? क्या बोल दिया? नो देखो जब सिंपल है, जब बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना होता है, 100 है। अब बोल तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तब तू और भी अगर उसको हीट करेगा, एक बर्नर की जगह में 4 बर्नर लगा दिया पानी के नीचे, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? क्या लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? अगर इंक्रीज करता तो बॉइलिंग पॉइंट 100 कैसे होता? समझ में आया? दैट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ना, समझ में आया? तो इसमें अब हीट देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए ये मीनिंग्स मत सोचो, जो टेम्परेचर फिक्स्ड है उसके मीनिंग है सिस्टम में बाहर से हीट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिस्टम में बाहर से हीट आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, बट वी आर कॉन्सर्न अबाउट द टेम्परेचर ओनली। मीन्स सिस्टम का शुरू करने से पहले, रिएक्शंस का शुरू करने से पहले पकड़ लो, हम A+B 2 रिएक्शंस कराऊंगा, हमारा प्रोडक्ट C+D फॉर्म होगा। A+B रिएक्शंस करने से पहले टेम्परेचर सिस्टम का कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। CD बनने के बाद भी 10 डिग्री सेल्सियस ही है। ओके, डज नॉट मैटर उसने हीट एब्जॉर्व किया, हीट रिलीज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर हीट रिलीज करेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन हीट एब्जॉर्ब करने से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बोला। क्लियर? तो सो दैट इज, अभी हम लोग अगर डेल्टा T जाऊं, ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, तो डेल्टा का मीनिंग होता है डेल्टा T। डेल्टा याद रखना हमेशा, डेल्टा मीन्स ऑलवेज T फाइनल माइनस T इनिशियल। ऑल डेल्टा इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। अब डेल्टा P बोलेगा तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, डेल्टा U बोलेगा तो डेल्टा फाइनल माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। कुछ भी डेल्टा आएगा तो हमेशा याद रखना हमको क्या करना है, फाइनल से इनिशियल को माइनस करना है। तो इस केस में हमारा फाइनल भी 10 है, इनिशियल भी 10 है, ओवरऑल कितना आया, 0 आया। दैट इज हम बोल सकता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, व्हेयर डेल्टा T इज इक्वल टू 0, दैट इज सिस्टम में वर्क डन हुआ बट टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं हुआ, दैट इज टेम्परेचर को हम लोग ने फिक्स्ड रखा, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? तो एक लाइन लिख सकते हो, a process in which the temperature of the system remain constant, the temperature of the system remain constant, नीचे लिख लो डेल्टा T इज इक्वल टू कितना होगा, 0। और साइड में लिख सकते हो डेल्टा T का मीनिंग होता है क्या है, T फाइनल माइनस T इनिशियल। डेल्टा T का इंडिकेट करता है T फाइनल माइनस T इनिशियल, ऐसे लिख सकते हो। देयरफॉर T फाइनल माइनस T इनिशियल इक्वल टू कितना है, 0 है।
डन। नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट आएगा कौन सा है, एडियाबैटिक। अभी देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग होता है सिस्टम ने बाहर से कोई भी हीट नहीं लिया, बस सिस्टम ने कोई भी हीट को रिलीज नहीं किया। समझ में आया, बाहर से हीट नहीं लिया, हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया। ओके, मीन्स हम लोग ने सिस्टम में कोई हीट नहीं दिया, बस सिस्टम ने हीट लूज नहीं किया एज ए क्वांटिटी, हीट एनर्जी। ओके, तो उस सिस्टम को हम बताऊंगा एडियाबैटिक सिस्टम बा एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ नहीं, हीट चेंज नहीं होगा, वो जो बोल रहा हूँ, हीट चेंज नहीं होगा। हीट हम लोग बाहर से हीट मीन्स हीट सिस्टम को नहीं मिलेगा, बस सिस्टम ने हीट रिलीज नहीं करेगा। जितना हीट पहले से था फाइनल में भी उतना ही हीट रह जाएगा। समझ में आ रहा है, मैं सिस्टम को बाहर से एक्सटर्नली कोई हीट नहीं दूंगा। दिस इज कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो एक लाइन लिख सकते हो, ए प्रोसेस इन व्हिच द सिस्टम a process in which system does not exchange heat with its surrounding, that is no heat leaves LEAVES or enter the system, मीन्स बाहर भी नहीं जाएगा अंदर भी नहीं आएगा कोई भी हीट। ओके, और इसको डिनोट करता है Q इक्वल टू 0 से, Q इक्वल टू 0, Q इज द हीट एनर्जी। ओके, हीट एनर्जी Q इक्वल टू 0, नॉट डेल्टा, चेंज नहीं बोल रहा हूँ उसमें, दिस इज नॉट अ डेल्टा। ओके, हीट को हम लोग ने बाहर से अंदर जाना नहीं दिया, उतना ही है। ओके, हीट Q इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट आएगा आइसोबारिक। अच्छा, आइसोबारिक का मीनिंग क्या होता है, देखो बारिक मीन्स इसमें से याद रखना, बार कहाँ से, बार किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। मीन्स सिस्टम में प्रेशर फिक्स रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा सिस्टम का। मीन्स डेल्टा पी मीन्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल 0 होगा, दैट इज इनिशियल जितना प्रेशर था फाइनल में प्रेशर उतना रहेगा। अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो रहा है तो उसका हम क्या बताऊंगा, आइसोबारिक प्रोसेस बताऊंगा। क्लियर, राइट। ए प्रोसेस इन which the pressure of the system remain constant. The pressure of the system remain constant is called isobaric process. आइसोबारिक में क्या आएगा, डेल्टा पी इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा पी का मीनिंग क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। फाइनल एंड इनिशियल प्रेशर दोनों सेम रहेगा, दैट इज 0 आ रहा है। नेक्स्ट आएगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग होता है सिस्टम में वॉल्यूम चेंज। अच्छा बोल, तो कोई सिस्टम अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क हो रहा है, वर्क होगा। वर्क पता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क, फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हो, वर्क का मीनिंग क्या होता है। वर्क अगर शॉर्टकट में अगर वर्क का फॉर्मूला बताओगे क्या बोलोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर प्रेशर दिया, जैसे ये वॉल को मैं धक्का लगा रहा हूँ, ओके, मीन्स पकड़ लो ये दो वॉल, मैंने दोनों वॉल को मैं पकड़ सकता हूँ ऐसे करके, दोनों को फोर्स कर रहा हूँ, धक्का लगा रहा हूँ। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा रूम का। अगर रूम का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो
अगर हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है उसका मीनिंग क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ओके। बट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विथ प्रेशर वर्क हो सकता है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम वर्क नहीं हो रहा है। समझ में आया? बिकॉज वर्क का मीनिंग होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, मीन्स चेंज ऑफ वॉल्यूम, मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कर दिखाऊंगा, आज हम लोग डेरिवेशन भी करूंगा इसके ऊपर, ओके। पहले थोड़ा टॉपिक खत्म कर लेता हूँ, देन हम लोग डेरिवेशंस करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, डेरिवेशन से, ओके। अच्छा, अभी तो आइसोकोरिक प्रोसेस अगर है तो क्या बोल सकता हूँ, जहाँ वॉल्यूम कितना होगा, चेंजेस जीरो होगा। तो लिख लो एक लाइन में, a process in which the volume of the system remain constant, delta V equal to 0, V final minus initial equal to 0। ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, okay। Then रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल और एक है साइक्लिक, दोनों अच्छे से समझ में आना है। रिवर्सिबल और साइक्लिक दोनों को मैं एक साथ कराऊंगा। देखो, रिवर्सिबल का मीनिंग होता है जैसे मेरे पास एक सब्सटेंस है ए से मेरा बी बन रहा है, ठीक है, बी से दोबारा ए भी बन रहा है, ये रिवर्सिबल है। मीन्स ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है। तो साइक्लिक में क्या है, मीन्स इसका मीनिंग क्या है, मैंने ए से बी तक गया, बी से दोबारा ए में आ गया, क्लियर, ये रिवर्सिबल है। तो साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है, जहाँ से शुरू किया उधर तो आना है ना। तो रिवर्स और साइक्लिक में डिफरेंस क्या होगा, ऐसा नहीं। देखो, साइक्लिक में क्या होता है, जैसे मैंने ए से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट करके जैसे हम सुबह घर से निकलने के बाद हम लोग ने केमिस्ट्री टीचर का घर पे आया, केमिस्ट्री टीचर का घर से हम लोग ने फिजिक्स का टीचर घर पे किया, फिजिक्स से हम लोग ने मैथ्स पढ़ाई किया, देन पागल होकर हम लोग घर आ गए। दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज डिफरेंट मल्टीपल स्टेप में होगा रिएक्शन, ओके। दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, ओके। और रिवर्सल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, रिवर्सल का मीनिंग होता है जैसे सर एक दिन मेरा घर पे आके पढ़ाता है, एक दिन सर का घर के जगह पढ़ता हूँ, इसको रिवर्सल प्रोसेस। मीन्स सर भी आ रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, दिस को रिवर्सल प्रोसेस। समझ में आ रहा है, बीच में कोई कुछ नहीं है और वो रिवर्सल प्रोसेस है। मीन्स कोई भी रिएक्टेंट ए है, ए से बी बन रहा है तो बी से बी ए बन रहा है, वो रिवर्सिबल है। लेकिन ए से बी बन रहा है, बी से सी बनना पड़ेगा, सी से डी बनना पड़ेगा, सी से भी ए बन सकता है, वो भी साइक्लिक हो जाएगा। लेकिन बी से अगर ए बन जाएगा वो साइक्लिक नहीं होगा, तो रिवर्सिबल हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। दैट इज मल्टीपल स्टेप के बाद अगर रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है तो उसको साइक्लिक बोलता है। लेकिन रिवर्सल का मीनिंग होता है अगर रिएक्शंस रिवर्स हो रहा है, दैट इज ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, मल्टीपल एक साथ, दोनों एक साथ चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया, राइट। पहले कौन सा लिखा, रिवर्सिबल, लिखो रिवर्सिबल। A process in which the directions may be reversed, a process in which the direction may be reversed at any stage called reversible process. लिखा, नेक्स्ट लिखो साइक्लिक प्रोसेस। ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम, अच्छा रिवर्सिबल के नीचे ये सिंबल ये लिख रख, मीन्स ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, ये थोड़ा दिखा दो।
Then cyclic process. A process in which the system undergoes a series of changes and ultimately return to its original state called cyclic process. देखो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है. डेल्टा यू का मीनिंग होता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज क्यों जीरो क्यों होता है? क्योंकि सुबह घर से निकाला था, शाम को दोबारा घर में आ गया. ये बोलते सर हम सुबह का घर से निकल के शाम आऊँगा तो हमारा एनर्जी तो डाउन हो जाता है. लेकिन वो सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम हमारा जैसे रोबोट है. ओके, सुबह जहाँ से शुरू किया था शाम को उधर आ गया तो सेम सिस्टम एनर्जी रह जाएगा. वो चेंज हुआ, ए से बी बना, बी से ए बना, सी बना, सी से डी बना, डी से ए बना. उसका मीनिंग क्या है? सेम एनर्जी में आ रहा है ना, इसके लिए वो ए में आ रहा है, मीन्स एनर्जी चेंज नहीं होगा. दैट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा? जीरो होगा. ओके, इसके बाद है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है? एनीवन बोल सकते हो? इरिवर्सिबल ऑपोजिट ऑफ रिवर्सिबल. देखो इरिवर्सिबल का मीनिंग होता है वही ऑपोजिट ऑफ रिवर्सल ही है. मीन्स एक डायरेक्शन में रिएक्शंस होगा. जैसे ऊपर से पानी गिरता है नीचे, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है. पानी ऊपर उठेगा क्या? नहीं उठेगा. वो तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना, नहीं तो नहीं जाएगा ना. दैट इज वो रिवर्स नहीं है, वो इरिवर्सिबल है. तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन से जिसमें ए से बी बनता है लेकिन बी से ए नहीं बनता है, एक्चुअली मैक्सिमम 99% केस के जो रिएक्शंस होता है वो रिवर्सिबल होता है. तो अभी इरिवर्सल होता कौन है? इरिवर्सल होता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, जो रेडिएशंस होता है. रेडिएशन तो नाम सुना होगा. जैसे यूरेनियम है, एक एलिमेंट है. यूरेनियम से क्या होता है? उससे रेडिएशंस होता है. किसका? अल्फा एंड बीटा पार्टिकल का. तो अल्फा और बीटा पार्टिकल का रेडिएशंस होता है ना, वो यूरेनियम से और एक नेक्स्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, यूरेनियम के बाद थोरियम में आ जाता है, देन पोलोनियम में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. ओके, तो ये अगर चेंज होगा, यूरेनियम जो थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें जो चेंज हो रहा है, उस केस में ये थोरियम से दोबारा यूरेनियम नहीं बनेगा. समझ में आया? दैट इज जो रेडिएशंस होता है, जो मीन्स जो अल्फा पार्टिकल से एक बार बाहर चला गया, ये अल्फा पार्टिकल आके अंदर दोबारा नहीं घुसेगा. समझ में आया? वो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्लियर? जो रिटर्न नहीं होता है, कभी नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल है. तो लिख लो इरिवर्सिबल. ए प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्स्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. ये सबको पता होगा. देखा? नेक्स्ट टॉपिक अभी जो स्टार्ट हो रहा है, मेन टॉपिक चैप्टर का, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा. आगे में से एक्सटेंसिव इंटेंसिव थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा पढ़ लेना. और स्टेट फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पूछता है. और ये जो प्रोसेस है ये बस आपको पता करने के लिए, क्योंकि हमको इसको यूज़ करके हम लोग बाकी जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ूंगा. ठीक है, इसके लिए आपको बस ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए था. अभी हम लिखूंगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी. अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या होता है री? अंदर का एनर्जी जो मारपीट करने में काम में आता है. हाँ, सही है ना? तो इंटरनल एनर्जी होता है कोई भी सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
और उसको हम कैसे डिनोट करता हूँ, यू से। अभी ये जो यू होता है ना, बा ई भी लिखता है, कोई के बुक में ई भी लिखा है, कैपिटल लेटर ई। ये जो इंटरनल एनर्जी होता है उसमें कौन सा एनर्जी आता है, वो सब एनर्जी हम लोग को लिखना पड़ेगा। ओके, तो एक लाइन लिख लो। लिखो, इंटरनल एनर्जी इज द sum of many types of energies, sum of many types of energies of the system, such as translational energy of molecule, translational energy of molecule, comma, a rotational energy of molecule, a rotational energy of molecule, comma, vibrational energy of molecule, comma, electronic energy, bonding energy, etc. It is denoted by symbol U. U इक्वल टू क्या होगा, U ट्रांसलेशनल प्लस U रोटेशनल प्लस U वाइब्रेशनल प्लस U बॉन्डिंग प्लस U इलेक्ट्रॉनिक। ये सबका एनर्जी का समेशन से इंटरनल एनर्जी। ओके, और ये जो इंटरनल एनर्जी होता है इसमें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हो गया? अभी हम लोग को एक डेरिवेशंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। लिखो, क्वेश्चन लिखो, टॉपिक लिख सकते हो। वर्क डन फॉर एन, टॉपिक लिख के लिख सकते हो। क्वेश्चन भी पूछेगा, इसमें डिराइव करने के लिए आएगा, डेरिवेशंस आएगा। वर्क डन फॉर एन रिवर्सिबल isothermal process, were done for an reversible isothermal process. अच्छा, देखो, अगर मेरे पास एक सिस्टम है, क्या सिस्टम है, एक सिलेंडर ले रहा हूँ, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन का मीनिंग समझ में आ जाएगा आपको। पिस्टन का मीनिंग होता है, उसको हम लोग अगर उसको प्रेस करने से ये मूव करेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके, तो उसको अगर प्रेस करता हूँ तो चेंज होगा। अभी बिफोर प्रेस करने से पहले उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर तो है। पकड़ लो, इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये हमारा P1 है, ठीक है। अभी
तो जब प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये उसका वॉल्यूम है, वो कितना है V1 है। क्लियर। अभी हम क्या किया, थोड़ा पुश किया उसका, थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया। अभी जब प्रेशर इंक्रीज करूँगा, जब प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम चेंज होगा नहीं होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, क्या लग रहा है? इसको प्रेस करता हूँ तो वॉल्यूम कम होगा ना, मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएगा। तो अभी पकड़ लो, इसका वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम है ये कम होकर इधर आ गया। तो ये हमारा प्रेशर इंक्रीज करने के बाद ये हमारा P2 ही है, इधर वॉल्यूम हो गया हमारा V2। यस और नो? दैट इज बाय अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अभी इस केस में वर्क हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा वर्क हुआ? ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये हमारा, ये जो पोर्शन से ये हमारा वर्क है, बोल सकता हूँ ये सुन लो। तभी इसमें कितना वर्क हुआ ये हमको कैलकुलेट करना है, समझ में आया? तो ये कैसे कैलकुलेट करो? तो वर्क देखो, वर्क अभी बोला था, उसने बोला था वर्क का मीनिंग क्या होता है? वर्क मीनिंग होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ ए लिखता है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखता है? एस एस, एफ इंटू एस लिखता है डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में आप लोग ये पढ़ते हो। अच्छा, लेकिन अभी इस पेज में फोर्स मीन्स क्या होगा? पी होगा, प्रेशर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डेल्टा वी है। अभी बताओ ये जो डेल्टा वी आया वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? क्या लग रहा है? बिल्कुल नेगेटिव होगा, क्योंकि V2 देखो, V2 मेरा कम है ना, V1 ज़्यादा है। तो डेल्टा मैंने बोला था, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करूँ तो वॉल्यूम कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। ये सुन नो, तो हम इसमें क्या लगा सकता हूँ? माइनस लगा सकता हूँ। अभी मत लिखो, मैं लिखाऊंगा, बस आपको समझ में आने का इसको। ओके, दैट इज जो वार्डन आ रहा है वो क्या आएगा? माइनस पी डेल्टा वी आएगा। अभी इसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में उसको डिराइव करके दिखाना है कैसे चेंज हो रहा है। देन आइसोथर्मल रिवर्सिबल दिखाऊंगा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल दिखाऊंगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में दिखाऊंगा, आइसोबारिक में दिखाऊंगा, आइसोकोरिक में दिखाऊंगा। हाँ, सबका है ना, सबका डेरिवेशन नहीं चाहिए, एक ही डेरिवेशन करूंगा, बाकी हम लोग बस फॉर्मूला देख लूँगा, वो ईजी सी है। ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल आएगा, आएगा आएगा, अभी बोल दिया। ओके, नहीं तो इतना मेहनत करके पढ़ाने का क्या ज़रूरत है? कौन सा वाला आएगा? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कौन सा वाला आएगा? लिखो। लिखो। अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, if volume of system changes from V1 to V2, in this case the work may be expressed as W reversible equal to minus P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V। ये सुन नो। अच्छा, अभी हम लिख सकता हूँ we know PV इक्वल टू NRT। वी नो, अच्छा वी नो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ऐसे लिख लो।
वी नो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, उसमें से P इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, nRT बाई V। ओके, लिख सकता हूँ ना। अभी P का वैल्यू को इधर पुट कर दो, क्या आएगा, माइनस nRT बाई V इंटू डेल्टा V, यस और नो। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस nRT डेल्टा V बाई V। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है। अभी लिखो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 2, इंटीग्रेशन है ना, मैथ्स है ना सबका, किसका नहीं है, आपका नहीं है, अभी सीख लेना, अभी मैथ्स भी सिखा लाऊंगा। मैथ्स बहुत इजी है, बायोलॉजी से बहुत इजी मैथ्स है। बायोलॉजी जब आंसर नहीं मिलता है तब बहुत इजी लगता है, क्योंकि छोड़ के दो निकालता है ना, मैथ्स इजी है। लिखो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, अभी इंटीग्रेशंस करना है। अगर इंटीग्रेशंस करूँ, ये माइनस nRT तो हमारा कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, r एक गैस कांस्टेंट है और T भी टेम्परेचर है। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ क्योंकि आइसोथर्मल बोला तो टेम्परेचर फिक्स रह जाएगा। ओके, देन इंटीग्रेशन दे दो, ये इंटीग्रेशन सिंबल है डेल्टा V बाई V। ओके, अच्छा देखो एक चीज़ याद रखना, इंटीग्रेशंस ऑफ dx बाई एक्स इक्वल टू हम ln x लिखता हूँ, बल log x भी लिख सकता हूँ। ओके, ln x को हम लोग ने बाद में बेस 10 में कन्वर्ट कर लूँगा 2.303 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसमें से हम क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसमें वॉल्यूम, अभी बताओ तो जो वर्क हो रहा है ना, वर्क कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, V2 से V1 तक ना। तो चेंज जो है आप लोग जो ये है इंटीग्रेशन से लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करते हो ना, लिमिट से, लिमिट क्या लगाता है, वो इस इधर तक कितना वर्क डन हुआ। तो हमारा वर्क कहाँ से कहाँ आ रहा है, V2 से V1 तक वर्क हुआ, वही था ना, V1 से V2 तक। तो V1 से V2 का वर्क हम लोग को निकालना है। क्लियर, इतना तक कुछ हार्ड तो कुछ नहीं बोला, सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो हम लोग वही निकाल रहा हूँ, अभी रिवर्सल प्रोसेस में निकाल रहा हूँ। रिवर्सल में क्या होता है, वो रिवर्स हो सकता है, समझ में आया। मीन्स इंटरनल प्रेशर भी आपको पुश कर सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों के लिए दिखा रहा हूँ उसको, ठीक है। इसको हम लोग ओनली रिवर्सल के लिए दिखाऊंगा, नेक्स्ट में आएगा। ओके, अच्छा अभी इसको अगर हम लोग ने इंटीग्रेशंस करो तो क्या मिलेगा, nRT ये हो जाएगा ln V, और लिमिट क्या है हमारा, V2 से V1। जब ऐसा लिमिट आता है, ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग ने मैथ्स में कर चुके हो, ये ln V2 माइनस ln V1 लगा सकता हूँ, क्लियर, और माइनस nRT ln V2। देखो ln A माइनस ln B का मीनिंग होता है ln A बाई B। ओके, ln A बाई B, तो इसमें लिख सकता हूँ ln V2 बाई B1, यस और नो। ओके, और ये ln को अभी हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर दूंगा, माइनस 2.303 nRT log V2 बाई B1 W रिवर्सिबल। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सल प्रोसेस, वर्क डन कितना है, माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1। V2 इज द क्या है, फाइनल वॉल्यूम, V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा इसके ऊपर, पहले डेरिवेशंस कर लेता हूँ। ओके डन। ओके, इसके बाद देखो, अगर हमारा ये वर्क डन ओनली वॉल्यूम से होगा, ऐसा नहीं है, मैंने बोला था तब प्रेशर से भी हो सकता है वर्क। अभी प्रेशर्स के लिए आएगा तो इसमें एक हम लोग को एक चीज़ पता होगा, ये एक फॉर्मूला है, लिखो अकॉर्डिंग टू
according to Boyle's law, B-O-Y-L-E-S, बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स, देखो बॉयल्स ने क्या बोला था, बॉयल्स ने थोड़ा ओके देखो बॉयल्स लॉ क्या बोला, जो प्रेशर अगर इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। दैट इज प्रेशर के साथ वॉल्यूम को इन्वर्स लगाया, ओके। और P इक्वल टू K/V लगाया और PV इक्वल टू K लगाया कांस्टेंट, ठीक है। तो PV इक्वल टू अगर K कांस्टेंट है तो उन्होंने ये बोला अगर दो डिफरेंट कंडीशन में हैं तो उस केस में हम बोल सकता हूँ P1V1 इक्वल टू P2V2, क्योंकि P1V1 इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, P2V2 इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, दैट इज दोनों कांस्टेंट सेम ही रहेगा, मीन्स P1V1 इक्वल टू P2V2। तो अभी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1V1 इक्वल टू P2V2, therefore V2/V1 इक्वल टू P1/P2, ओके। सो ये जो इक्वेशन था ना हमारा, ये इक्वेशन को हम लोग लिख सकता हूँ, कौन सा इक्वेशन लिखूँ, हाँ नहीं वो ये कांस्टेंट ही है, बॉयल्स कांस्टेंट है। इसमें जो इक्वेशन आया था हमारा, कौन सा इक्वेशन आया था, 3 नंबर वाला ना। तो अभी लिखो therefore equation 3 can be rewrite as, equation 3 can be rewrite as, equation 3 को हम दोबारा लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, W reversible equal to -2.303 nRT log of P1/P2। दैट इज अगर प्रेशर चेंज होता है तो हम इस इक्वेशंस को लगाऊंगा वाटर कैलकुलेट करने के लिए, और अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो हम पहला वाला इक्वेशंस को लगाऊंगा। दोनों इक्वेशंस लगा के हम आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ कैसे चेंज हो रहा है वर्क एंड वर्क, कैसे क्या वर्क डन हो रहा है सिस्टम के लिए, हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 फार्मूला है किसके लिए, ये वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी लिखो फॉर एन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, हेडिंग होगा वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। आगे वाला रिवर्सिबल के लिए था, अभी इरिवर्सिबल के लिए देखो, रिवर्सिबल के अभी देखा जाता। वर्क मीन्स क्या होगा, मीन्स देखो इंटरनल प्रेशर से ले नहीं आएगा, मीन्स एक्सटर्नल से ले आएगा। रिवर्सिबल में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ रहा है, अभी इसमें एक ही आएगा, तो एक ही आएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ -P एक्सटर्नल V2 - V1। ये तो वॉल्यूम था ना, ये तो प्रेशर हमारा वाट था ना, क्लियर हुआ। P एक्सटर्नल V2 - V1। अभी ये जो P एक्सटर्नल है वो तो P एक्सटर्नल रह जाएगा। अभी जैसे हम लोग ने अभी देखा था PV इक्वल टू nRTA, तो इस केस में देखो आइसोथर्मल का मीनिंग क्या होगा, टेम्परेचर चेंज सेम रहेगा। तो टेम्परेचर अगर सेम है तो इस केस में ये अगर V निकालो, V इक्वल टू कितना आएगा, nRT/P आएगा, और V1 इक्वल टू कितना होगा, nRT/P1, और V2 इक्वल टू क्या होगा, nRT/P2। यस और नो, तो इसमें पुट कर दो -P एक्सटर्नल कितना आएगा, nRT/P2 माइनस, लिख के रखो। देखो ये तो हमारा इक्वेशंस ये है मेन, बस ये आप कहाँ से आ रहा है उसको थोड़ा बहुत आपको आइडिया नहीं होगा ना तो राटा नहीं मार सकते हो, कितना याद रखोगे। इसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया करना है, इसके लिए साइड में साइड में लिखा के दे रहा हूँ। जैसे बॉयल्स तो वाला मैंने बॉक्स बना के दे दिया, वो आपको इस पार्ट में जरूरत नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर स्टेट से मैटर का था। ये जो पार्ट है ना पूरा स्टेट से मैटर का, जो सीबीएसई ने हटा के रखा है, लेकिन डाल दिया थर्मोडायनामिक्स को।
थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन उसको हटा दिया पहले। मीन्स बोला अल्फाबेट मत सीखो, डायरेक्ट सेंटेंस सीखना स्टार्ट करो, वही हम कर रहा हूँ। ओके ओके, इट इज फॉर डन फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इसके बाद लिख लिया, लिखो व्हाट डन फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, व्हाट डन फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक क्या था, कौन फिक्स था, प्रेशर। दैट इज हम क्या लिख सकता हूं, W इक्वल टू कितना होगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 था। तो V2 माइनस V1 का मीनिंग क्या होता है आपका, इसमें कौन फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो वॉल्यूम फिक्स्ड होगा तो टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों चेंज होगा, ये सुन लो, दोनों वेरिएबल है ना, फिक्स्ड एक ही है। आपको आइसोथर्मल नहीं बोला, आगे आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर फिक्स था। अभी इस केस में आपको आइसोथर्मल बोला क्या, नो, क्या बोला, आइसोबारिक बोला। आइसोबारिक का मीनिंग कौन सा चेंज होगा, आइसोबारिक है ना, आइसोबारिक बोला। तो आइसोबारिक में कौन फिक्स्ड कौन है, प्रेशर फिक्स्ड है। तो वॉल्यूम एंड आइसोबारिक, तो आइसोबारिक मीन्स प्रेशर है, वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स रहेगा। सॉरी, आइसोबारिक में प्रेशर फिक्स रहेगा, दोनों प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर सेम रहेगा तो हमारा क्या होगा, प्रेशर P1 और P2 सेम आ जाएगा। तो प्रेशर अगर सेम रहेगा तो उसके में चेंज कौन होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। दैट इज हम लिख सकता हूँ माइनस P एक्सटर्नल nRT2 बाई P माइनस nRT1 बाई P। ये सुनो, इसमें तो बारीक तो प्रेशर तो सेम ही है, प्रेशर सेम रहेगा। इसके बाद हो गया आइसोबारिक हुआ, देन हमारा रिवर्सिबल हो गया। इसके बाद आएगा नेक्स्ट लिखो, इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक रिवर्सिबल, मैं क्या लिख के देखा, रिवर्सिबल लिख के दिया, देख, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हाट डन W इक्वल टू NR डेल्टा T बाई गामा माइनस 1। ये गामा कैसे निकालता है, ये नेक्स्ट का सीखूंगा। ओके, ये CP बाई CP करके निकालना पड़ता है, यह डिग्री ऑफ फ्रीडम से आता है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ यस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम से आएगा, करूँगा हम लोग नेक्स्ट। फिजिक्स में नहीं किया डिग्री ऑफ फ्रीडम, किया नहीं, हाँ फिजिक्स में है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उधर से करना पड़ता है। मीन्स मोनोएटमिक के लिए, डायएटमिक के लिए, पॉलीएटमिक के लिए, उसमें से करना पड़ेगा। थोड़ा हाई लेवल के लिए पढ़ने के लिए चाहिए। ओके, जनरल लेवल के लिए तो कुछ भी होता है, टीचर जो क्वेश्चन बनाएगा वही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम देना है ऑल इंडिया का, दूंगा सर, देखता हूँ। देन इरिवर्सिबल, अच्छा ये इन था, ओ इसके लिए तो पूछा, ये इन था, इन रिवर्सिबल। अभी देखो, इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, irreversible adiabatic process, W equal to nRT बाई डेल्टा नहीं है, गामा माइनस 1। ओके, समझ में आया? अच्छा, और साथ में एक एक करके लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, ये बाद में करूँगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्ड इसको हमारा आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा राइट
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन उसको न्यूमेरिकल्स करूंगा. लिखो राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हाँ, लॉ तो हमारा जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तक है. जीरोथ लॉ भी एक है. जीरोथ लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरोथ लॉ. कितने लॉस हैं? इस चैप्टर में जीरोथ लॉ है, हेसेस लॉ है, लेविस लैपलास लॉ है, 5 लॉ है. फर्स्ट आएगा फर्स्ट लॉ, देन सेकंड लॉ, देन थर्ड लॉ, देन जीरोथ लॉ, देन लेविस लैपलास लॉ. डिफरेंट है. लेविस लैपलास लॉ, देन हेसेस लॉ. 5 लॉ आएगा. तो फर्स्ट लॉ लिख रहा हूँ. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बहुत इजी है ये, सबको आता है. लिखो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड. सर कितना इजी है. लिखो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, although it can be converted from one form to another. One form to another. अरे इधर साउंड लेके हम ऊपर आकर लेके तो लगा रहा है. लिखा, लिखो क्या लिखा. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन कन्वर्टेड वन फ्रॉम टू अनदर. इसमें और नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स. नहीं इसमें लिखो. इसमें और भी मीन्स इसका क्या बोलता है, एजम्पशन है, पोस्टुलेट्स है. द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट. नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज isolated, the energy of the system that is isolated from its surrounding, the energy of the system that is isolated from its surrounding is constant. ओके, बहुत इजी है, लेकिन इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा होगा, वो हम डेरिवेशंस नेक्स्ट क्लास करूँगा. आज हमारा ये क्लास आज इतना तक रहने देता हूँ. ठीक है, इसको थोड़ा बंद कर दो.